हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, ये दृष्टि रिमाइंडर घटा चक्र के हम लोग यहाँ पर जो है कवर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा आर्थिक घटनाक्रम जो कि अपडेटेड है मई 2021 तक पूरा एक साल का यहाँ पर कवर करेंगे वन लाइनर के फॉर्म में। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स सभी को प्राप्त होता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टू द पॉइंट नोट। पहला क्वेश्चन है कि 17 मई 2021 की आदेश के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे के तहत बैंक को जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों का उल्लंघन करने हेतु 1 लाख रुपए का मौद्रिक दंड लगाया है? तो यह है प्रियदर्शनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर। 10 मई 2021 के आदेश के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो यह यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल का। यह बैंक 13 मई 2021 को कारोबारी अवधि की समाप्ति के बाद से बैंकिंग कारोबारी नहीं कर सकेगा। 12 मई 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंध संबंधी 36वीं छमाही रिपोर्ट के अनुसार 30 अप्रैल 2021 तक विदेशी मुद्रा अस्तियां कितनी रही हैं? यह 588 बिलियन डॉलर। मई 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकारी समूह का गठन किया है? एसबीआई के प्रबंध निदेशक यस जानकी रमन की अध्यक्षता में। मई 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के किस बैंक को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है? यह लक्ष्मी विलास बैंक। मई 2021 में पिच सॉल्यूशन ने वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी वृद्धि का कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? तो यह है 9.5%। अप्रैल 2021 में एशियाई विकास बैंक ने नवीनतम प्रमुख एशियाई विकास आउटलुक 2021 में वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? तो यह 11% है। वर्ष 2022-23 में विकास दर 7% होने का अनुमान है। 7 अप्रैल 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020-21 जारी किया, जिसके अनुसार वर्ष 2021-22 में वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह 10.5%। अन्य प्रमुख तथ्य देखते हैं। रेपो रेट की अगर बात की जाए तो यह 4%, रिवर्स रेपो दर 3.35%, सीमांत अस्थायी सुविधा दर यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो रेट है वह 4.25% है, बैंक रेट 4.25%, सांविधिक चलनिधि अनुपात 18%, नगद आरक्षित अनुपात 3%। शिखर सम्मेलन में एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 को अपनाया गया ताकि द्विपक्षीय संबंधों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें व्यापक रणनीति साझेदारी का रूप दिया जा सके। नेक्स्ट, 7 अप्रैल 2021 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने करोड़ शुद्ध अतिरिक्त रोजगार सृजन में सहायता की है? तो 1.12 करोड़ शुद्ध अतिरिक्त रोजगार। 8 अप्रैल 2015 को PMMY का शुभारंभ किया गया था। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारतीय इक्विटी बाजारों में कितने करोड़ रुपए का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हुआ? तो यह है 274023 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2020-21 में वित्त मंत्रालय ने स्थानीय निकाय अनुदान के रूप में 28 राज्यों को कुल कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? ये है
87,460 करोड़ रुपए। कुल स्थानीय निकाय अनुदान में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, ग्रामीण स्थानीय निकाय में 60,750 करोड़ रुपए, जबकि शहरी निकाय में 26,710 करोड़ रुपए। 31 मार्च 2021 को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अस्थायी निकायों को अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को 4,608 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई। अंकटाड के व्यापार और विकास रिपोर्ट अद्यतन मार्च 2021 में वर्ष 2021 के लिए भारत की विकास का अनुमान बताया गया है, वो है 5%। नेक्स्ट 16 मार्च 2021 की UNESCAP दैट इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक द्वारा एशिया और प्रशांत SDG प्रगति रिपोर्ट 2021 के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र सतत विकास लक्ष्यों को कितना प्राप्त कर सकता है, यह 10% से कम। 6 अप्रैल 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की 2021 में कितने प्रतिशत की विकास दर रहने का अनुमान जो है वह लगाया है, तो वह 12.5%। 31 मार्च 2021 को भारत सरकार ने नेपाल को कितने करोड़ नेपाली रुपए की सहायता नेपाल की सड़क अवसंरचना को मजबूत प्रदान करने के लिए दिया है, तो यह है 800 करोड़ नेपाली रुपए। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकास दर की संभावना को 5.4% से बढ़ाकर कितना किया है, तो यह है 10.1%। फरवरी 2021 में सऊदी अरब को पीछे करके कौन सा देश भारत का द्वितीय सर्वाधिक तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। फरवरी 2021 तक भारत को तेल आपूर्ति करने वाले देशों का जो क्रम रहा, इराक, संयुक्त अमेरिका, फिर नाइजीरिया, उसके बाद सऊदी अरब, फिर संयुक्त अरब अमीरात। तो नंबर 1 पर इराक है, दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका। 4 मार्च 2021 को भारत ने लाल चावल की पहली खेप किस देश को भेजी है? संयुक्त राज्य अमेरिका को। लाल चावल आयरन से समृद्ध किस्म का चावल है। इसको असम राज्य की ब्रह्मपुत्र घाटी में उगाया जाता है। 16 मार्च 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकास वित्त संस्थान के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। DFI कितने करोड़ रुपए की पूंजी के साथ गठित किया जा रहा है? तो यह 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ। 8 मार्च 2021 को जारी बागबानी फसलों के 2021 प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में बागबानी फसलों का कुल उत्पादन कितना अनुमानित है? तो यह है 326.58 मिलियन टन। 2020-21 में फलों का उत्पादन अनुमानित जो है वह 103.23 मिलियन टन और 2020-21 में सब्जियों का उत्पादन अनुमानित जो है वह 193.61 मिलियन टन। 17 फरवरी 2021 को जारी ग्रांट थॉर्नटन की ब्रिटेन मीट्स इंडिया रिपोर्ट के अनुसार यूके से भारत में FDI प्रवाह वर्ष 2015-16 में 898 मिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में कितने मिलियन डॉलर हो गया है? तो यह 1422 मिलियन डॉलर। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के लिए कितने बिलियन डॉलर निवेश की आवश्यकता होगी? 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 10 फरवरी 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड असम को कितने करोड़ रुपए की सहायता
प्रदान करने की मंजूरी दे दी है, यह 100 करोड़ रुपए। फरवरी 2021 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वैश्विक स्तर के हैकाथॉन NPCI पाथ चैलेंज की शुरुआत की घोषणा की है। इस हैकाथॉन का उद्देश्य क्या है? तो बायोमेट्रिक्स जैसे विकल्पों के माध्यम से UPI लेन देन को अधिकृत करने वाले विकल्पों की तलाश करना। 7 अप्रैल 2021 को रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा बैंक दर को कितने प्रतिशत पर रखा गया है? 4% पर। फरवरी 2021 में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NIIF के फंड्स के लिए $100 मिलियन की निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। वास्तव में NIIF क्या है? तो भारत का पहला संप्रभु वेल्थ फंड। पिसाई के लिए उपयुक्त उत्तम औसत गुणवत्ता वाले कोपरे के लिए वर्ष 2021 सीजन हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? नारियल की जो रखा गया है निर्धारित मिनिमम समर्थन जो मूल्य है आपका वो है 10,335 रुपये प्रति क्विंटल। वर्ष 2020 की तुलना में कोपरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य में 375 रुपये की वृद्धि की गई है। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में भारत में चाय की उत्पादन की में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 9.7%। 26 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी 2021 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 11.5%। वर्ष 2020 में वैश्विक विकास दर -3.5% और वर्ष 2021 में वैश्विक विकास दर 5.5%। 22 में वैश्विक विकास दर 4.2% और 20 में भारत की विकास दर की बात की जाए तो -8% और 21 में 11.5% जबकि 22 में 6.8%। 25 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी किया, जिसके अनुसार वर्ष 2020 में विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कितने प्रतिशत का संकुचन हुआ है? 2.5%। इस रिपोर्ट के अनुसार विगत वर्ष में विश्व अर्थव्यवस्था 4.3% तक सिकुड़ी है, जो कि एक दशक पहले वित्तीय संकट से 2.5 गुना ज़्यादा है। 3 फरवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जोखिम आधारित लेखा परीक्षा पर दिशा निर्देश जारी किया गया। यह दिशा निर्देश किसके लिए जारी किया गया है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय फाइनेंस जो यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी NBFC हो गया एवं प्राथमिक शहरी बैंकों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 से संबंधित तथ्य। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 को उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 का अनुमान क्या है? तो ये है 550,270.78 करोड़ रुपए। राजस्व जो बचत है वह है 23,210.09 करोड़ रुपए। राजकोषीय जो घाटा है वह 90729.80 करोड़ रुपए, जो कि 4.17% है GDP के अनुपात में। प्रारंभिक घाटा जो है वो है 47,199.99 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान दैट इज कुसुम योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तो ये है 15,000 सोलर पंप।
महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए कौन सी नई योजना उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी? मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में किसानों की आय को वर्ष 2022 तक कितना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिए अवस्थापना से संबंधित अंतराल को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो यह है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। कुछ योजनाएं दे रखी हैं, उनसे संबंधित अमाउंट कितना प्रस्तावित है बजट में 2021-22 में। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ रुपए, किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए, जबकि रियायती दरों पर फसली ऋण के लिए 400 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में कोरोना महामारी के कारण विभिन्न प्रदेशों से वापस आए प्रदेश के श्रमिकों एवं कामगारों को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है? तो यह है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। इस योजना के तहत बजटीय जो प्रावधान है वह 100 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में असंगठित क्षेत्र की श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की जा रही है? तो ये है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की जा रही है। अब केंद्रीय बजट 2021-22 संबंधित तथ्यों को देखते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट 2021-22 में भारत सरकार द्वारा कितना व्यय जो है वो अनुमान है? तो ये जो यानी बजट का जो अमाउंट है आपको याद रखना है, ये है 34,83,236 करोड़ रुपए। बजट अनुमान 2021-22 में व्यय की सबसे बड़ी जो मद वो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं परियोजनाएं हैं, और इस मद में व्यय का बजट अनुमान जो है वो है 1051703 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो 6.8% है। राजस्व घाटा 5.1% है, जबकि प्रभावी राजस्व जो घाटा है वो है 4.1%। वहीं पे प्राथमिक जो घाटा है वह 3.1% है। बजट 2021-22 में प्रमुख मदों के व्यय में से किस मद में सबसे ज़्यादा जो है वित्त का आवंटन किया गया है? तो वो है ब्याज में। व्यय की दूसरी सबसे बड़ी मद रक्षा जो है वो है मद रक्षा है, जो कि सबसे 34,70,88 करोड़ रुपए है। बजट 2021-22 के प्रस्तावों को कितने आधार स्तंभों में बांटा गया है? तो 6 आधार स्तंभ हैं। स्वास्थ्य और कल्याण, वास्तविक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी विकास में नवजीवन का संचार, नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो ये 6 स्तंभ है। बजट 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 35,000 करोड़ रुपए। मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपूर्ण भारत में उपलब्ध होने की संभावना बजट 2021-22 में व्यक्त की गई है। वर्तमान में यह कितने राज्यों में उपलब्ध है? 5 राज्यों में। इससे प्रतिवर्ष 50,000 बच्चों की मौतों को रोका जा सकेगा। बजट 2021-22 में किस योजना के लिए 6 वर्ष में 64,180 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इस योजना के अंतर्गत की जाने वाली पहल है स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय संस्थान, 17,788 ग्रामीण और 11,024 ग्राम शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, वायरोलॉजी के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान और 15 स्वास्थ्य आपात ऑपरेशन केंद्र और 2 मोबाइल अस्पताल, बायोसेफ्टी लेवल 3 की 9 प्रयोगशालाएँ। तो ये सभी जो है वो
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत हैं। बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन शहरी के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये है 2,87,000 करोड़ रुपए और यह 5 वर्षों में इसको खर्च किया जाना है। मुख्य प्रावधान है 2.86 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराना और सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सर्वसुलभ जल आपूर्ति। साथ ही 500 अमृत शहरों में तरल कचरा प्रबंधन। तो यह 2,87,000 करोड़ जो है वो इनमें इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में शहरी स्वास्थ्य भारत मिशन 2 के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये है 1,41,678 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 के लिए जो मुख्य प्रावधान है वो है पूर्ण मलमूत्र प्रबंधन और अपशिष्ट जल शोधन, कचरे के स्रोत पर जो है पृथक्करण और एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी लाना यानी सिंगल यूज प्लास्टिक में। बजट 2021-22 में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इन शहरों का चयन कितनी जनसंख्या से अधिक होने पर किया गया है? तो ये है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। बजट 2021-22 में स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत निजी वाहनों के मामले में कितने वर्ष बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर फिटनेस जांच होगी? यह 20 वर्षों में। अगर बात की जाए कॉमर्शियल तो कॉमर्शियल के लिए यह 15 वर्ष बाद है। बजट 2021-22 के अनुसार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI योजना के अंतर्गत कितने क्षेत्रों में अगले 5 वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे? तो यह 13 क्षेत्रों में। बजट 2021-22 में कपड़ा क्षेत्र को प्रोत्साहन और वित्त प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? दैट इज मित्र योजना। मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क। बजट 2021-22 में 3 वर्ष की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इनको याद रखना है। चाहे UPPCS हो या UPSSC, इन सभी के लिए RO सभी के लिए एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट तथ्य है। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का विस्तार किया गया है और NIP का जो विस्तार करते हुए इसमें कितनी और योजनाओं को शामिल किया गया है? तो ये 7400 परियोजनाओं को 1.10 लाख करोड़ की करीब 217 परियोजनाओं को NIP के अंतर्गत पूरा किया जा चुका है और 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान विकास वित्त संस्थान के लिए किया गया है। बजट 2021-22 में परिसंपत्तियों की मुद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? तो ये है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत की जाएगी। बजट नेक्स्ट पॉइंट है कि बजट 2021-22 में रेलवे के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो रेलवे का जो बजट है रेलवे के लिए वो है 1,10,055 करोड़ रुपए, जिसमें से कि 10,07,100 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। बजट 2021-22 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को वर्तमान तक सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। इस मंत्रालय को बजट 2021-22 में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो यह है 1,18,101 करोड़ रुपए। बजट 2021-22 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन नई परियोजनाएं हैं, जिसमें कि 3500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग तमिलनाडु और राष्ट्रीय राजमार्ग केरल का है और 675 किलोमीटर ये पश्चिम बंगाल और 1300 किलोमीटर नेशनल हाईवे असम में जो है 3 वर्षों में ये किया जाना है असम में। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर दे रखे हैं कि जो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है इसके तहत जो अमाउंट है वो कहाँ एक्सपेंस किया जाएगा। बजट 2021-22 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के फ्लैगशिप गलियारे
कॉरिडोर की यहाँ पर बात की जा रही है, तो यह इम्पॉर्टेंट तथ्य है, इनको याद रखना है। कहाँ कहाँ की बात की जा रही है, तो यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो ये फ्लैगशिप जो है वो कॉरिडोर और एक्सप्रेस वे हैं। ठीक है, तो यह इम्पॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखना है। साथ ही दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा है, रायपुर विशाखापट्टनम, चेन्नई सलेम गलियारा और अमृतसर जामनगर दिल्ली कटरा। तो ठीक है, जो कॉरिडोर है इनको जरूर याद रखना है। बजट 2021-22 में 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेल व्यवस्था बनाने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है, तो इस योजना का नाम है भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तक टारगेट है। भावी समर्पित भाड़ा कॉरिडोर परियोजनाओं की अगर बात की जाए तो यह खड़गपुर से विजयवाड़ा तक पूर्वी कॉरिडोर, भुसावल से खड़गपुर से दानकुनी तक पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर, इटारसी से विजयवाड़ा तक उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर। तो इम्पोर्टेंट तथ्य है। बजट 2021-22 में विनिवेश एवं रणनीतिक बिक्री से कितनी राशि प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो यह है 1,75,000 करोड़ रुपए। बजट 2021-22 में वर्ष 2021 को भारतीय इतिहास में कीर्तिमान का वर्ष बताया गया है। वर्ष 2021 को क्या बताया गया है भारतीय इतिहास में बजट 2021-22 में, याद रखना है, यह कीर्तिमान का वर्ष बताया गया है। वर्ष 2021 में आज़ादी की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। वर्ष 2021 में कीर्तिमान जो रहे, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, गोवा के भारतीय राज्य में सम्मेलन की 60वीं वर्षगांठ और भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 की 50वीं वर्षगांठ, 8वीं जनगणना आज़ादी के बाद का वर्ष रहा, ये 8वीं जनगणना रही है। भारत की वृक्ष की अध्यक्षता प्राप्त करने का वर्ष रहा, चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित करने का वर्ष और हरिद्वार में महाकुंभ का वर्ष, तो यह कीर्तिमान वर्ष रहा 2021। तो इसी के साथ हमारा बजट से रिलेटेड तथ्य फिनिश होते हैं। अब आता है आर्थिक समीक्षा। तो आर्थिक समीक्षा से इम्पोर्टेंट तथ्यों को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 को किसकी अनुमति के मिलने के बाद संसद की दोनों सदनों की समक्ष रखा गया है, तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वर्ष 1950 से 51 पहली बार आर्थिक समीक्षा जो है वो जारी की गई। तो याद रखना है कि पहली जो आर्थिक समीक्षा जारी की गई थी कब, तो वर्ष 1950 से 51 के मध्य। नेक्स्ट है यानी फाइनेंशियल ईयर 1950। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2020-21 को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है, 2 खंडों में। खंड 1 में क्या है कि नीति निर्माण और उपकरणों की चुनौतियों का और उसे और अधिक प्रभावी बनाने हेतु साक्ष्य आधारित आर्थिक विश्लेषण उपलब्ध कराया गया है। और खंड 2 में बताया गया है कि इस वर्ष वैश्विक महामारी के कारण सामने आ रही चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में हालिया घटनाओं को समीक्षा। तो कितने खंडों में, 2 याद रखना है। आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में संकुचन की दर जो रही वह -23.9%। प्रथम तिमाही में -23.9% की संकुचन के साथ अर्थव्यवस्था में वी आकार की सुधार के कारण द्वितीय तिमाही में 7.5% की गिरावट आई। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 1960 के बाद वर्तमान समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी बार ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, तो कुल 4 बार जो है ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। पहली बार जो दर्ज की गई थी माइनस में जीडीपी, वो तो आप देखेंगे 65 और 66 के मध्य जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और दूसरा जो युद्ध दूसरी बार जो हुआ 1971 और 72 में, तो इसमें भी जो है वो ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। तीसरी बार जो रहा वहाँ 79 और 80 के मध्य राजनीतिक अस्थिरता और सूखा के कारण, जबकि चौथी बार अगर देखेंगे तो यह 2020-21 में कोविड-19 महामारी। तो याद रखना अभी तक कितनी बार वो जो है ऋणात्मक रही, 4 बार। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में विश्व बैंक और IMF के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। विश्व बैंक और IMF के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था में क्रमशः कितने प्रतिशत की गिरावट वर्ष 2020 में दर्ज की गई, तो विश्व बैंक के हिसाब से यह जो है 4.3%, जबकि IMF के अनुसार
3.5%। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में मूल उद्योगों के अनुसार उत्पादन लागत पर वास्तविक सकल मूल्यवर्धन में कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2020-21 में कितनी थी? तो यह जो है 0.9%। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सेक्टर रहे विशेषकर, तो कृषि का जो सेक्टर रहा, कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन, इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो है 0.9% की जो है पॉजिटिव वृद्धि रही। बाकी जो सभी सेक्टर दे रखे हैं इनमें आप नेगेटिव देख सकते हैं। तो याद रखना है वो एक ही सेक्टर था एग्रीकल्चर का जो कि पॉजिटिव ग्रोथ में रहा 0.9%, बाकी सभी नेगेटिव में रहे। आर्थिक समीक्षा इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो माइनस देखा गया है वो किस में? तो व्यापार, होटल और परिवहन संचार इंडस्ट्री में देखा गया है। इसमें देखेंगे आपकी -21.4% रहा, ठीक है, और एक में प्लस रहा। तो यहाँ पर इन दो तथ्यों को याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू बचत चालू बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशत कितनी थी? तो ये है 30.1%। वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू बचत देखेंगे तो घरेलू क्षेत्र में 18.2%, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में 10.4% और सरकारी क्षेत्र में देखेंगे तो 1.5%। और यह जो बेस्ड है वो कौन से ईयर पे बेस्ड है? तो 2011-12 में, ठीक है। तो बेस ईयर 2011-12 याद रखना। आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ? खरीफ की देख सकते हैं 143.4 मिलियन टन, 153.3 मिलियन टन। दालें हैं 23.2 मिलियन टन। चावल की बात की जाए 118.4 मिलियन टन। गेहूँ 107.4 मिलियन टन। तिलहन तो ठीक है, आप इस तरह देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा देखिए, इसके लिए कभी एग्ज़ाम से पहले आपकी चाहे PCS हो, PCSR हो, एक जो है आर्थिकी आती घटना चक्र की, ठीक है, तो वो सब चीज़ें वहाँ से अच्छे से कवर करना है। आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 21 मई 2020 तक के आंकड़ों में वर्ष 2020 में दालों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्ध मात्रा कितनी थी? तो 47.9 ग्राम प्रतिदिन है, ठीक है। तो याद रखना है दालों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्ध मात्रा कितनी है? 47.9 जो है ये ग्राम प्रतिदिन है। वहीं पे प्रति व्यक्ति निवल उपलब्ध मात्रा अगर चावल की बात की जाए तो 201.2 ग्राम प्रतिदिन, गेहूँ 177.7 ग्राम प्रतिदिन और खाद्यान्न 512.5 ग्राम प्रतिदिन। और यह 21 मई 2020 तक अपडेटेड। प्रति व्यक्ति उपलब्धता है। उपभोग की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे कि खाद्य तेल में देखेंगे तो 19.2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, और वनस्पति में 0.62 किलोग्राम, चीनी 18.8 किलोग्राम, चाय 850 ग्राम, जबकि कॉफ़ी 100 ग्राम है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये प्रति व्यक्ति उपलब्धता रहे। अब आगे चलते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा रहा? तो पश्चिम बंगाल। महत्वपूर्ण फसलें दे रखे हैं और 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं, तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है ये। चावल की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो चावल है पश्चिम बंगाल, उसके बाद अपना उत्तर प्रदेश आता है, पंजाब है। फिर गेहूं की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, दूसरे पर जो है मध्य प्रदेश है और पंजाब तीसरे पर है। मक्का में कर्नाटक नंबर 1 है, मध्य प्रदेश दूसरे पे, तेलंगाना तीसरे पे। मोटे अनाज में राजस्थान नंबर 1 है, कर्नाटक दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे। तूर अरहर की अगर बात की जाए तो कर्नाटक नंबर 1 है, महाराष्ट्र है, फिर अपना उत्तर प्रदेश जो है वो तूर अरहर में तीसरे नंबर पर है। चना की अगर बात की जाए तो राजस्थान नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर है, मध्य प्रदेश तीसरे पर है। दालों की अगर बात की जाए कुल दालें तो राजस्थान नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर है और मध्य प्रदेश तीसरे पर है। रेपसीड सरसों
रेपसीड और सरसों की अगर बात की जाए तो राजस्थान नंबर 1, फिर हरियाणा है, फिर अपना उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जबकि तूर अरहर में भी तीसरे नंबर पर है। गन्ना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। कपास में गुजरात नंबर 1 है, तेलंगाना महाराष्ट्र में है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम की जैसे कि पीसीएस का हो गया, आरओ, यूपी इन सभी की प्रिपेयर या यूपीएसआई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको याद रखना है कि नंबर 1 पर कौन है और उत्तर प्रदेश की क्या रैंकिंग है। इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में दूध का कुल कितना उत्पादन हुआ है? तो यह है 198.4 मिलियन टन। मछली की अगर बात की जाए तो ये है आपका 14,70,000 टन, जबकि अंडे की अगर बात की जाए तो ये है 1,14,419 संख्या मिलियन। ठीक है, तो ये इनके मापक हैं। आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 की आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में कृषि और संबंधित वस्तुओं के निर्यात में निर्यात करने की सर्वाधिक जो बड़ी मद रही कृषि और संबंधित वस्तुओं के निर्यात में, तो सबसे ज़्यादा वो क्या रहा? अनाज 3.5% की जो है वो। दूसरा स्थान जो है वो सामग्रिक उत्पाद है। तीसरे स्थान पर मसाले आते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 की आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में अनुमानित जो विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात की सबसे बड़ी जो मद रही वह मशीनरी और उपकरण की 8.4% के साथ। दूसरा रत्न एवं आभूषण, तीसरा स्थान परिवहन उपस्कर का रहा। 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सम्मेलन की अपने संबोधन में कितने करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया की सीड फंड की घोषणा की है? तो 1,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की। 16 जनवरी 2021 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आने वाले पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन ने बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट की प्रतिकूल स्वास्थ्य और पर्यावरणगत प्रभावों को रेखांकित करते हुए महीने भर चलने वाले किस अभियान की शुरुआत की है? तो इस अभियान का नाम है सक्षम अभियान। तो याद रखना है कि सेक्टर से रिलेटेड है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन जो है ये जारी किया गया अभियान है। ठीक है, संपूर्ण भारत में चलने वाला सक्षम अभियान स्वच्छ ईंधनों को अपनाने पर केंद्रित रहेगा। 16 जनवरी 2021 को भारतीय रेलवे ने बोगियों की आवंटन और लौह अयस्क की ढुलाई का नियमन करने वाली लौह अयस्क नीति 2021 की घोषणा की गई है। नई नीति किस तिथि से प्रभावी होगी? तो 10 फरवरी 2021 से। इस नीति का उद्देश्य ग्राहकों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना और प्रतिस्पर्धा की इस दौर में इस्पात उद्योग को माल ढुलाई से जुड़ी सभी सहूलियतें उपलब्ध करवाना है। 2 फरवरी 2021 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्डों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए जो है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था 32 राज्यों अथवा केंद्र शासितों में लागू हो चुकी है। और यह व्यवस्था लगभग कितने लाभार्थियों को आच्छादित कर रही है? तो लगभग देश की जो है ये 69 यानी 69 है। तो 69 करोड़ लाभार्थी हैं। 69 करोड़ की आबादी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की लाभार्थियों की संख्या का 86% है। 15 जनवरी 2021 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की अगुवाई वाले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ देश की सभी राज्यों के कितने जिलों में किया गया है? 600 जिलों में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण यानी PMKVY कितने जिलों में? 600 जिलों में, जिसके तहत 948.90 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2020-21 की परियोजना अवधि के दौरान 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने की परिकल्पना व्यक्त की गई है। और इस योजना के अंतर्गत 300 से अधिक कौशल विकास के कोर्स संचालित होंगे। 11 जनवरी 2021 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 22वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में अनुसूचित यानी शेड्यूल्ड जो कमर्शियल बैंक हैं इसकी सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति दैट इज
GNPA में जो है वो ग्रास NPA जो है सितंबर 2020 में 7.5% वृद्धि की सापेक्ष सितंबर 2021 में कितने प्रतिशत वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। तो इसमें जो परसेंटेज वृद्धि है GNPA में आप देखेंगे 13.5% है, जो कि RBI के आंकड़ा जो जारी किया गया इसमें आप देख सकते हैं। शेड्यूल्ड अनुसूचित बैंकों का CRAR ठीक है, यह देख सकते हैं कि 14.7% मार्च 2020 से और 15.8% दिसंबर 2020 तक। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का GNPA 8.4%, 7.5%। डाटा आप देख सकते हैं, डेट का मार्च तक इतना रहा, सितंबर में इतना हुआ। इस रिपोर्ट में NPA और GNPA के लगातार कम होते आंकड़ों को दर्शाया गया है। तो आपको इतना याद रखना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि संभावना व्यक्त की गई है, दैट इज 13.5%। आगे चलते हैं। 12 जनवरी 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय नए विदेश व्यापार नीति 2021-26 को कब से लागू करने की घोषणा की गई है। तो यह जो लागू होगा वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 यानी 1 अप्रैल 2021 से। नई विदेश व्यापार नीति जो होगी वह 2020-2025 को 1 अप्रैल 2020 से लागू किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण इसे 1 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया है। नई नीति का नाम नई विदेश व्यापार नीति 2021-26 है। 7 जनवरी 2021 को भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा विश्व व्यापार संगठन द्वारा शुरू की गई। इसकी पूर्व भारत की 6वीं व्यापार नीति समीक्षा कब की गई थी, वर्ष 2015 में। 7 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने जम्मू कश्मीर की औद्योगिक विकास के लिए उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संबंध विभाग की केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर कितने करोड़ रुपए की प्रव्यय की अनुमति प्रदान की है। तो ये है 28,400 करोड़ रुपए, और यह योजना 28,400 करोड़ रुपए की कुल प्रव्यय के साथ वर्ष 2037 तक स्वीकृत की गई है। 6 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान की किस क्षेत्र के संबंध में सहभागिता के जुड़े समझौतों पर ज्ञापन हस्ताक्षर की मंजूरी दी है। तो यह निर्दिष्ट कुशल कामगारों के संबंध में। जापान में 14 निर्दिष्ट क्षेत्रों में काम करने के लिए ऐसे कुशल भारतीय कामगारों को भेजा जाएगा जिन्होंने अनिवार्य कुशल योग्यता प्राप्त कर ली है। 5 जनवरी 2021 को विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में जलमार्गों की सुधार हेतु भारत सरकार के साथ कितने करोड़ डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये है 10.5 करोड़ डॉलर की समझौते पर। इस परियोजना में कोलकाता महानगर क्षेत्र की सहित दक्षिण पश्चिम बंगाल की 5 सबसे ज़्यादा आबादी वाले जिलों को शामिल किया जाएगा, जहां लगभग 3 करोड़ या पश्चिम बंगाल की 1/3 आबादी रहती है। 4 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा प्राधिकरण से कितने क्षेत्रफल पर न्यू नोएडा योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। तो यह 20,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर 20,000 हेक्टेयर भूमि की स्थिति ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के मध्य है। फरवरी 2021 में GST से कुल कितने करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है फरवरी 2021 तक। तो ये अमाउंट जो है वह है 1,13,143 करोड़ रुपए। दिसंबर 2020 से GST संग्रह लगातार 3 माह से 1 करोड़ रुपए अधिक रहा। तो याद रखना, अमाउंट जरूरी आपको याद रखना, 1,13,143 करोड़ रुपए है। 1 जनवरी 2021 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने कितने मिलियन डॉलर ऋण का समझौता असम में विद्युत उत्पादन के लिए बढ़ाने के लिए किया है। तो 231 मिलियन डॉलर, ठीक है। कहाँ पर? असम में ADB के साथ भारत सरकार ने, ठीक है। कितना? 231 मिलियन डॉलर है। जनवरी 2021 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने कितने मिलियन डॉलर परियोजना के साथ तत्परता वित्त पोषण पर हस्ताक्षर किया है। तो ये है 10 मिलियन डॉलर। 1 जनवरी 2021 को सेबी ने रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड की प्रतिभूति के व्यापार में कथित हेरफेर के लिए
रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यह है 40 करोड़ रुपए, जिसमें 25 करोड़ रुपए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और 15 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी पर। किसने? सेबी ने। 31 दिसंबर 2020 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु में विद्युत वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कितने मिलियन डॉलर पर समझौता किया है? 100 मिलियन डॉलर। 23 दिसंबर 2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए आगामी 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति जो है ये योजना को मंजूरी दी है? तो ये है 59,048 करोड़ रुपए अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए आगामी 5 वर्षों में कितना अमाउंट दिया गया है? 59,048 करोड़ रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 दिसंबर 2020 को जारी वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कितने रुपए का मासिक कारोबार करने वाले व्यवसायी को अनिवार्य रूप से 1% नगद जीएसटी दायित्व के रूप में देना होगा? 50 लाख रुपए। 22 दिसंबर 2020 को भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का समझौता भारत में हरित, लचीला और सुरक्षित राजमार्ग विकसित करने के लिए हस्ताक्षरित किया है? 500 मिलियन डॉलर का। भारत सरकार की राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 40% सड़क यातायात होता है। 17 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे के तहत किस प्रस्ताव को ब्रिटेन द्वारा स्वीकृत होने की संभावना व्यक्त की है? तो ये है अर्ली हार्वेस्ट प्रस्ताव। नेक्स्ट है 16 दिसंबर 2020 को कृषि और संस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने भारत के प्रमुख चावल निर्यातकों के साथ तालमेल बैठाने के लिए कहां पर चावल की खेप को जहाज में लदान करने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाया है? तो यह है वाराणसी में। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ते हैं कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो वाराणसी में। नेक्स्ट है आपका दिसंबर 2020 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? ब्रांड इंडिया मिशन। कौन सा मंत्रालय है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। इस मिशन का जो उद्देश्य है स्थानीय उत्पादन को बढ़ाना। ब्रांड इंडिया पहल भारत में उत्पादित सामानों को टैग प्रदान करेगी और यह मिशन शुरू में टायर और रबर उद्योग पर केंद्रित होगा। 15 दिसंबर 2020 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों में भारत से अप्रैल-नवंबर 2020-21 में 304.25 अरब अमेरिकी डॉलर का समग्र निर्यात होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कितने प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है? यह है -14.3% की। 14.03%। ठीक है। अप्रैल-नवंबर 2020-21 में भारत का विदेशी व्यापार देख सकते हैं कि समग्र निर्यात की अगर बात की जाए तो 304.25 अरब अमेरिकी डॉलर रहा और समग्र आयात की अगर बात की जाए तो 290.66 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। व्यापार अधिशेष यानी दोनों में जो डिफरेंस आया वो 13.59 अरब अमेरिकी डॉलर। 12 दिसंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कृषि वस्तुओं के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जो शुरू किया है कृषि वस्तुओं के लिए वह इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट का नाम है बीम। ठीक है, BSE एग्रीकल्चरल मार्केट लिमिटेड के द्वारा नाम है बीम। ठीक है, याद रखना है यह कृषि वस्तुओं के लिए है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा शुरू किया गया। 12 दिसंबर 2020 को आयात निर्यात बैंक ने भारत सरकार की सहमति से उज्बेकिस्तान में कितने मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? 448 मिलियन डॉलर। दिसंबर 2020 में वाणिज्य मंत्रालय ने किन वस्तुओं को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से बाहर किया है? तो ये है हस्तशिल्प और GI टैग खिलौनों को। 11 दिसंबर 2020 को जारी वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 81 लाख खातों को बैंकों द्वारा कितना ऋण उपलब्ध कराया गया है? तो यह जो अमाउंट है वह है कितना? तो यह अमाउंट है 2,05,563 करोड़ रुपए।
9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की किस संस्थान को लग्जमबर्ग के साथ क्रॉस बॉर्डर प्रतिभूति नियमन के लिए अपनी सहमति प्रदान की है? तो यह है सेबी को। 9 दिसंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितने रुपए की व्यय की अनुमति प्रदान की है? तो यह जो अमाउंट है 2020-23 की अवधि के लिए वो है 22,810 करोड़ रुपए। वर्तमान वित्त वर्ष हेतु कितना है? तो यह है 1,584 करोड़ रुपए, जबकि 20 और 23 की अवधि के लिए टोटल अमाउंट कितना है? 22,810 करोड़ रुपए। 8 दिसंबर 2020 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर को कितने प्रतिशत पर रखा है? तो यह माइनस कितना है? -9.4% है। किस वित्त वर्ष के लिए? वित्त वर्ष 2020-21 में। कौन सी एजेंसी? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच। 2 दिसंबर 2020 को एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वित्त सुधारों के संदर्भ में डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? 50 मिलियन डॉलर। 1 दिसंबर 2020 को भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ मेघालय के बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण पर समझौता हस्ताक्षर किया है? 132.8 मिलियन डॉलर। जबकि असम में जो बात की जा रही थी वो कितना था? तो 231 मिलियन डॉलर। आगे चलते हैं। 24 नवंबर 2020 को नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब की फगवाड़ा में वर्चुअल तरीके से मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। इस मेगा फूड पार्क की लागत कितनी है? तो 107.83 करोड़ रुपए है और देश में कुल 39 मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है, जिसमें 22 जो है वो कार्यरत हैं। और देश के पहले मेगा फूड पार्क की स्थापना की मंजूरी 30 मार्च 2009 को प्राप्त हुई, जिसकी स्थापना आंध्र प्रदेश के चित्तूर में की गई। तो याद रखना है, देश का पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना 2009 में कहाँ की गई थी? आंध्र प्रदेश की चित्तौर में। नेक्स्ट है 20 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने कितने जंगल उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है? तो 32 सूक्ष्म जंगल उत्पाद का। इन 32 सूक्ष्म जंगल उत्पादों में गिलोय, कालमेघ, गुड़मर और जामुन के बीज शामिल हैं। नवंबर 2020 में कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2025 तक बायो इकोनॉमी दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी आधारित अर्थव्यवस्था है, इसको बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, यह बायो इकोनॉमी कितने बिलियन डॉलर की होने की संभावना व्यक्त की गई है? तो यह 50 बिलियन डॉलर की। तो याद रखना है कि बायो इकोनॉमी का जो लक्ष्य है वो 50 बिलियन का है। किस वर्ष तक? तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा 2025 तक। आगे चलते हैं। वर्तमान में कर्नाटक बायोटेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्था की आधार जो कीमत है वो 22.6 बिलियन डॉलर है। आगे चलते हैं कि 11 नवंबर 2020 को गुजरात सरकार ने विश्व का सबसे बड़े खिलौना संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। इस संग्रहालय में 5 वर्षों में कितनी लागत जो है बनाया जाएगा? तो यह 1500 करोड़ रुपए। साथ ही इंपॉर्टेंट तथ्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विश्व का सबसे बड़ा खिलौना जो संग्रहालय होगा वह किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है? तो याद रखना है वो है गुजरात। अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत भुगतान की समय सीमा को तीसरी बार बढ़ा दिया है। वर्तमान में निर्धारित नई तिथि क्या है? तो यह 31 मार्च 2021। इस योजना के तहत डिक्लेरेशन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट है कि 23 अक्टूबर 2020 को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम के निर्माण के लिए पीस पोर्टल को के साथ मिला दिया गया है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम के निर्माण के लिए किस पोर्टल के साथ मिलाया गया है? सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। 15 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर कपिला अभियान, कौन सा अभियान है? कपिला अभियान शुभारंभ किया है। तो याद रखना है कपिला का फुल फॉर्म दैट इज़ कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती 15 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में
मनाया जाता है। तो याद रखना है कि विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को, और यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पे जो है ये मनाया जाता है। 29 अक्टूबर 2020 को यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर बना हुआ है? महाराष्ट्र। डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 जारी की गई। वर्ष 2015 में डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट का प्रथम प्रकाशन हुआ था और भारत का कारोबार करने का स्कोर वर्ष 2019 में 2.74 से वर्ष 2020 में अगर देखेंगे तो यह बढ़कर 2.92 हो गया है। तो बस इतना याद रखना है कौन सा स्टेट नंबर 1 पर बना हुआ है लगातार तीसरे वर्ष, तो वो है महाराष्ट्र। अक्टूबर 2020 में चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद ने अपनी सेवाओं में गुणवत्ता आश्वासन को एकीकृत करने के लिए कौन सा एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है स्किल, दैट इज स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉई। 7 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक पोर्टल और PM स्वनिधि पोर्टल के बीच कौन सा प्रोग्राम जो है शुभारंभ किया है? तो इस प्रोग्राम का नाम है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दैट इज API। PM स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई है। इस पर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर 7% की सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट प्रदान भी करती है, जो लोन का इंटरेस्ट होता है। सितंबर 2020 में मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहाँ पर 16 वर्ष बाद गोल्ड फील्ड अन्वेषण प्रारंभ किया है? तो यह कोलार गोल्ड फील्ड है, ठीक है, यानी KGF मूवी आपने देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा। कर्नाटक। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है और कर्नाटक की कोलार सोने की खान विश्व की सबसे गहरी खानों में से एक है। 22 दिसंबर 2020 को जारी खरीफ फसलों की प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार खरीफ फसल 2020-21 के दौरान कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन करने का अनुमान लगाया है? तो यह अनुमान जो है यह है 144.52 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन खरीफ फसल 2020-21 की। आगे चलते हैं। जबकि चावल के अनुमानित उत्पादन है 1.236 मिलियन टन है। दाल की अगर बात की जाएगी तो 9.31, मूंगफली 9.59, सोयाबीन 13.58, गन्ने का आप देख सकते हैं 399.83 जो है मिलियन टन है। तो आपको जो याद रखना है कुल खाद्यान्न इतना याद रखिए, गन्ने का भी याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। 21 सितंबर 2020 को जारी रबी विपणन मौसम 2021-22 की सभी अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि प्रस्ताव। इसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है रबी फसल के लिए, यह जो वृद्धि है किस आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप है? तो वो है स्वामीनाथन आयोग के अनुरूप। गेहूं की अगर बात की जाएगी तो 21-22 में 1975 रुपये है और जौ की 1600, चना की 5100, रेपसीड और सरसों की 4650 है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य इसको ज़रूर याद रखना है, ठीक है, MSP, ठीक है। तो मिनिमम देखेंगे 20-21 में 1925, लेकिन 21-22 में 1975, यानी 50 इंक्रीज इस वर्ष में। इसमें 1525 था तो इसमें 75 देख सकते हैं इंक्रीज है। 4875 देखेंगे तो इसमें जो है वो 25 का वो इंक्रीज, यानी 125 का इंक्रीज किया गया है। साथ ही ठीक है, तो रेपसीड सरसों में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है 4425 से 650 से 46,650, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज देखें, सॉरी यहाँ पर 125 हो रहा है, यहाँ पर 225 होगा, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, इंक्रीज छोड़िए, इंक्रीज कितना वो नहीं, बस आपको एक सरसरी निगाह से देखना है, खासकर इस वर्ष वाले को ज़रूर देखना है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपका वो होगा वैज्ञानिक परिदृश्य का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।